आज से हम पाइथन की ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्लास ऑनलाइन प्रोवाइड करने की ज़रूरत क्यों मुझे महसूस हुई। बहुत सारे वीडियोस हमने देखे यूट्यूब पर, तो बहुत सारे लोग पाइथन पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उसमें स्लाइड्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं और स्लाइड्स के साथ साथ वो स्क्रीन पर कोड टाइप करते हैं और उस स्क्रीन पर टाइप किए हुए कोड के माध्यम से स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जो छोटे कस्बों के स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे शहरों के स्टूडेंट्स हैं, जो गांव के स्टूडेंट्स हैं, उनको वो सारी बातें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती हैं जो एक कोडिंग करने के लिए या कोडिंग सीखने के लिए पर्याप्त हो। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो हम लोग पाइथन का ऐसा दें जिसके माध्यम से स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम सोचते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए, किस तरह से उसकी कोडिंग की जाए, इसके बारे में हमने सोचा कि एक वीडियो दिया जाए जो सबके लिए उपयोगी हो। वो अगर कुछ प्रोग्रामिंग का जानकार है उसके लिए भी वो हो सकता है, वो उसको देख सकता है, और जो बच्चे बिल्कुल प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से प्रोग्रामिंग सीख सके। तो हमारा यही उद्देश्य है इस वीडियो को ऑनलाइन ले जाने का, इस पाइथन की क्लास को ऑनलाइन ले जाने का। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं पाइथन की पहली क्लास। ये हमारी पाइथन की पहली क्लास है। इस तरह से आगे आपको हमारा क्लास मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कई तरह की लैंग्वेजेस बनी हैं प्रोग्रामिंग के लिए। कुछ लैंग्वेजेस प्रोसीजर ओरिएंटेड होती है। प्रोसीजर ओरिएंटेड को प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहा गया है। और कुछ लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड या प्रोसीजरल लैंग्वेज होती हैं तो मेन फोकस उनका मेथड पर होता है, फंक्शन पर होता है या प्रोसीजर पर होता है। कई लैंग्वेजेज में फंक्शन या मेथड को प्रोसीजर भी कहा गया है और इसलिए उसको प्रोसीजरल लैंग्वेज कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में मेन फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। तो ये पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज है, साथ ही साथ ये इंटरप्रेटर बेस्ड भी है। कुछ बात आप लोगों को समझ में आ रही है? चलिए तो पाइथन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पाइथन को अगर थोड़ा सा हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखें तो पाइथन डेवलप्ड बाई किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो जानते होंगे आप लोग, देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ग्यूडो वांग रोसम, ग्यूडो वांग रोसम कब हुआ, कब डेवलप हुआ? इन 1991 में। और किस रूप में हुआ? तो एज ओपन सोर्स।
एज ओपन सोर्स। ये पाइथन को आप एक इंट्रोडक्शन के रूप में आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि पाइथन डेवलप किसके द्वारा हुआ? जूडो वान डोसम के द्वारा। कब हुआ? 1991 में। किस रूप में हुआ? ओपन सोर्स के रूप में। ओपन सोर्स क्या है? एक सवाल आता है, ओपन सोर्स क्या है? तो ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स, ये दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कास्ट, फ्री ऑफ कास्ट। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि उस सॉफ्टवेयर को अगर आपको यूज करना होगा तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। जबकि ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ ओपन सोर्स में एक फैसिलिटी और भी है कि समय समय पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपडेट भी किया जा सकता है, उसमें कुछ नई चीजों को ऐड भी किया जा सकता है। अगर आप की प्रोग्रामिंग स्किल इस लेवल की हो जाए कि आप पाइथन में कुछ नई चीज इंक्लूड कर सके तो ये पॉसिबल है। कुछ नई चीज अगर आप पाइथन में इंक्लूड करना चाहें, अगर ऐसी स्किल आपके पास आ जाए तो आप पाइथन में कोई नई चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये थोड़ा समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि पाइथन में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर चीज उसमें हम जोड़ दें, तो आप उसको क्रिएट करके उसको बनाकर और पाइथन की जो एक कमेटी है, उनकी एक कमेटी है पाइथन की, उस कमेटी को आप भेज सकते हैं। वो उसको ऑब्जर्व करेंगे और अगर उनको उस स्टैंडर्ड का लगता है कि वो पाइथन में उसको जोड़ा जा सकता है और उससे पाइथन को यूज करने वालों को कुछ फायदा मिल सकता है, तो वो उसमें जोड़ सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मालूम होगा, आप लोग सुने होंगे, एक इसमें एक नई चीज है नमपाई। नमपाई का नाम सुना होगा, या आप पांडास का नाम भी सुने होंगे, पांडास, या आप साईपाई का नाम भी सुने होंगे। नमपाई ये बाद में जोड़ा गया, नमपाई को बाद में जोड़ा गया। कब बाद में जोड़ा गया है? 2005 में, सन 2005 में नमपाई को जोड़ा गया। नमपाई क्या है? नमपाई एक लाइब्रेरी है। किस लिए यूज होता है? ये बेसिकली नमपाई n डायमेंशनल एरे की प्रोसेसिंग के लिए नमपाई को पाइथन में जोड़ा गया। उसी तरह से पांडास, पांडास भी एक लाइब्रेरी है और पांडास को भी बाद में जोड़ा गया है। संभवतः ये 2008 में पांडास को पाइथन के साथ जोड़ा गया। पांडास का क्या काम? तो पांडास जो है वो बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज होता है। जो बड़े बड़े डेटा हैं, बड़े बड़े डेटा की एनालिटिक्स के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए, बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए पांडास का यूज होता है। ये भी एक लाइब्रेरी है। जब हमको नमपाई को यूज करना होता है तो नमपाई को हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करा लेते हैं। जब पांडास को यूज करना होता है तो पांडास को हम लोग नमपाई में इंपोर्ट कर लेते हैं। उसी तरह से साईपाई, साईपाई का मतलब होता है साइंटिफिक पाइथन, साइंटिफिक पाइथन। तो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए
SciPy एक लाइब्रेरी उसमें बाद में जोड़ा गया। और अगर कोई मोस्ट साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने होते हैं, कुछ इस तरह का एनालिसिस करना होता है, साइंटिफिक एनालिसिस करना होता है, तो उस केस में SciPy को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। कुछ बातें समझ में आई आप लोगों को? ओपन सोर्स के बारे में कुछ समझ में आया? ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो जो सबसे उसमें इंपॉर्टेंट बात हमको मिलती है वो है वेरिएबल और डेटा टाइप। वेरिएबल और डेटा टाइप, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वेरिएबल अलग अलग लैंग्वेजेज में अलग अलग तरीके से बताया गया है या अलग अलग तरीके से यूज होता है। कई सारी ऐसी लैंग्वेजेज हैं कि जब हम किसी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। बिना वेरिएबल को डिक्लेयर किए हम वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए कि अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज की अगर बात करें या C++ की बात करें, तो अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में अगर वेरिएबल को यूज करना हो तो सबसे पहला काम होता है वेरिएबल का डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या मतलब होता है? तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि सबसे पहले हमको बताना होता है कि जो वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं वो वेरिएबल किस टाइप का है। तो यहां पर टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। टाइप का मतलब डेटा टाइप। ठीक, अब जैसे देखिए यहां पर हमने ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किया a और b और इसका डेटा टाइप क्या हो गया? इंट। इंट का मतलब क्या? इंटीजर। इंट का मतलब इंटीजर। ठीक, तो सबसे पहले ये डिक्लेयर किया गया कि a और b वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इंटीजर टाइप का वेरिएबल होने की वजह से इन दोनों वेरिएबल्स में हम केवल इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं कि जब ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का होता है तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में एक स्पेसिफिक साइज का स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक, अलग अलग तरह के वेरिएबल, जैसे पहले था कि पहले जो सी लैंग्वेज में जो इंटीजर वेरिएबल होते थे वो 2 बाइट्स स्पेस ऑक्युपाई करते। जो नए उसमें और डेवलपमेंट होता गया तो कई जगह पर इंट डेटा टाइप 4 बाइट्स का स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। ठीक, तो स्पेस चाहे वो जितना भी ऑक्युपाई करे, अगर हम उसका साइज भी पता करना चाहें, अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें कि अगर सी लैंग्वेज में अगर ये हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट टाइप का और किसी भी वेरिएबल का या डेटा टाइप का साइज पता करना चाहे तो एक वहां पर फंक्शन होता है जिसको ऑपरेटर भी कहा जाता है, साइज ऑफ। तो साइज ऑफ अगर हम लिख देते हैं a, साइज ऑफ a, तो a वेरिएबल का साइज का मतलब कि वो कंप्यूटर की मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो बता देगा। अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहें तो इसको प्रिंट भी करा सकते हैं और इस वेरिएबल की साइज को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना चाहें तो हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, असाइन भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम जो कंपाइलर यूज कर रहे हैं
उस कंपाइलर में कितना साइज ऑक्युपाई करता है इंटीजर वेरिएबल, हम उसको साइज ऑफ ऑपरेटर से पता कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पाइथन की, तो जब हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में ये एक खूबसूरती है कि पाइथन में वेरिएबल को पहले से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। ये इसकी एक खूबसूरती कि वेरिएबल को पहले से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा कंपेयर करें दोनों को, सी लैंग्वेज को और पाइथन को अगर हम एक साथ कंपेयर करें, तो यहां पर हमको वेरिएबल अगर यूज करना होगा तो सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा, और वेरिएबल को हम जैसा डिक्लेयर करेंगे वो वेरिएबल उसी टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। जैसे मान लो कि यहां पर हम a और b को इंट टाइप का डिक्लेयर किए, तो उसमें केवल इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। अगर हम उसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहें, या हम उसमें कैरेक्टर टाइप की या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लो कि ये इंटीजर वेरिएबल है और इस इंटीजर वेरिएबल में हम कोई फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। मान लो एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू 25.27, a इक्वल टू 25.27, ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को अगर हम इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का केवल इंटीजर पार्ट इस वेरिएबल में स्टोर होगा, केवल इंटीजर पार्ट स्टोर होगा। मतलब कि इसका जो 25 है ये 25 a में स्टोर हो जाएगा, लेकिन पूरी वैल्यू स्टोर नहीं होगी। बात समझ आ रही है? तो ये एक लिमिटेशन हो जाता है, एक बंधन हो जाता है सी लैंग्वेज का, कि वेरिएबल को आपको पहले से डिक्लेयर करना है। लेकिन इस लिमिटेशन को पाइथन से दूर रखा गया है। ठीक ना? तो अब बात यह होती है कि पाइथन में वेरिएबल का क्रिएशन कैसे होता है। डिक्लेरेशन तो पॉसिबल नहीं है, डिक्लेरेशन होता नहीं है। ठीक है, पॉसिबल का मतलब जो होता ही नहीं है, उससे इसको मुक्त कर दिया गया है। वेरिएबल के डिक्लेरेशन से पाइथन को मुक्त कर दिया गया कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। तो आखिर वेरिएबल क्रिएट कैसे होता है? तो पाइथन में वेरिएबल उस समय क्रिएट होता है जब आप वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे, कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे तो वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमने एक वेरिएबल लिया x और इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं 29, मान लो हमने लिख दिया 29, तो 29 x वेरिएबल में असाइन हो रहा है और साथ ही साथ x वेरिएबल क्रिएट भी हो रहा है। दोनों चीजें हो गई, मतलब कि एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। बात समझ में आई? अलग से वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। अब क्या एक सवाल होता है कि क्या पाइथन में डेटा टाइप नहीं है? तो ऐसा नहीं है, पाइथन में भी डेटा टाइप होता है, लेकिन वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप का डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसका भी डेटा टाइप होता है। जैसे अगर हम x को डिक्लेयर कर दिए, यहां पर अगर x को असाइन कर दिए, इसमें 29 को हमने असाइन कर दिया। अब अगर हम x का डेटा टाइप पता करना चाहें तो हम इसको पता कर सकते हैं। और पता करने का तरीका क्या होता है? तो पता करने का तरीका है, एक टाइप फंक्शन है पाइथन में, उस टाइप फंक्शन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम यहां पर लिख देते हैं प्रिंट टाइप
प्रिंट टाइप एक्स, प्रिंट टाइप एक्स। तो ये एक्स के टाइप को प्रिंट कर देता है। तो टाइप का मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। आउटपुट कैसा मिलेगा, आउटपुट समझ लिया, आउटपुट कैसा मिलेगा। तो इसका आउटपुट ऐसे मिलेगा आपको, क्लास और यहां पर इंट, ऐसे, ये ऐसे मिलता है। मतलब कि x का डेटा टाइप क्या है, इंट। x का डेटा टाइप इंट, ठीक है। टाइप एक फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, पाइथन का फंक्शन, ये पाइथन का फंक्शन है। और इस फंक्शन के माध्यम से हम किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप पता कर सकते। कैसे यूज करना है, तो आप यूज इस तरह से कर सकते हैं। आप उसको प्रिंट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। टाइप x, इसका जो भी टाइप होगा वो यहां पर नीचे डिस्प्ले कर। बात समझ में आ रही है, बोलिए कुछ। हाँ, समझ में अगर नहीं आएगा तो पूछना है, ठीक है। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो पूछना है, संकोच बिल्कुल नहीं करना है। जब आप पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे, और एक लोग पूछेंगे तो 20-25 लोगों को, जितने भी लोग क्लास में बैठे हैं, सबको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो अगर एक एक क्वेश्चन रोज पूछे तो सबको उससे फायदा होता है। तो पूछेगा, अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो पूछेगा। अब देखिए, ये जो हमारा x वेरिएबल है, अगर हम यहाँ पर x वेरिएबल में स्टोर कर दें 15.29, तो वही वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने लगता है। और यहां अगर हम प्रिंट करा दें, प्रिंट टाइप x, प्रिंट टाइप x, तो अब ये इस समय x वेरिएबल कैसा हो गया है, फ्लोट टाइप, फ्लोट टाइप। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, तो इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा क्लास फ्लोट, क्लास फ्लोट, ठीक है। और इसी तरह से आप x वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर अगर हम लिख देते हैं किसी का नाम, जैसे मान लो कि हमने किसी का नाम यहां पर लिख दिया राजेश, यहां पर किसी का नाम लिख दिया राजेश x में, तो x वेरिएबल में राजेश स्टोर हो जाएगा। और x वेरिएबल किस टाइप का हो जाएगा, स्ट्रिंग। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। यहां तो सी लैंग्वेज की अगर बात करें, कंपेयर करें थोड़ा, तो सी लैंग्वेज में a और b हमेशा इंटीजर ही रहेगा, क्योंकि उसको शुरू में ही इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन यहां पर हम जैसी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करेंगे उसका टाइप वैसा ही हो जाएगा। और इस तरह से हम किसी वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू सेम प्रोग्राम में, एक ही प्रोग्राम में स्टोर करा सकते। बात समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया वेरिएबल को क्रिएट करने का। एक दूसरा भी तरीका है और उसको कहा जाता है टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, ठीक है, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या है, टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी वैल्यू का टाइप अगर बताना चाहें तो आप उसको बताकर किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहां पर मान लीजिए x इक्वल str5,
x इक्वल str5, तो str एक फंक्शन, ठीक है, तो str का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, अगर हम x को प्रिंट कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, ये जो 5 है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में हमको मिलेगा। इस तरह से स्ट्रिंग को पाइथन में सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है। स्ट्रिंग को पाइथन में सिंगल इन्वर्टेड कोट्स भी कहते हैं, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कोट्स या डबल इन्वर्टेड कोट्स में होता है। तो ये इस तरह का हो जाएगा। अगर हम यहां पर लिखें x इक्वल इंट 5, x इक्वल इंट 5, और इसका अगर हम x का आउटपुट लेंगे तो इसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 5 इंटीजर फॉर्म में। ये हमको आउटपुट मिला स्ट्रिंग फॉर्म में, ये हमको आउटपुट मिला इंटीजर फॉर्म में। और इसी तरीके से अगर हम यहां पर लिखते हैं x इक्वल फ्लोट 5, और अगर हम x को प्रिंट कराएंगे तो इसका आउटपुट हमको मिलेगा 5.0। तो अगर हम इस तरीके से किसी वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है टाइप कास्टिंग, या सिंपली कास्टिंग भी कहा जाता है। कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। अब इसमें कुछ प्रोग्राम आगे हम लोग बनाएं, उसके पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे वो प्रोग्राम हम लिखेंगे कहाँ और उसको हम एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपके कंप्यूटर में पाइथन होना चाहिए, पाइथन लैंग्वेज आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। तो वो होगा कैसे, तो चूंकि ये ओपन सोर्स है तो आप इसको डाउनलोड कर, ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, गूगल से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली पाइथन की वेबसाइट से जाकर भी आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करें तो बस एक बात ध्यान रखिएगा कि पाइथन का 3.7 या उससे ऊपर का वर्जन डाउनलोड करिएगा। तो 3.7 भी है, 3.7.1 भी है, 3.7.2 भी है, या इससे ऊपर का जो भी वर्जन मिले, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 3.7 से जो पहले का वर्जन है उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर 3.7 से पहले का वर्जन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ ऐसे फंक्शन मिल जाएंगे जो उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए 3.7 या उससे ऊपर का कोई भी वर्जन आप इसमें डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब जब आप पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे, पाइथन को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें आपको 2-3 आइकन स्क्रीन पर दिखाई देंगे, 2-3 आइकन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो उसमें एक आइकन आप देखेंगे कि एक आइकन में आपको वहां पे लिखा होगा पाइथन IDLE, पाइथन IDLE का नाम मालूम है पूरा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड
डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। आप इस आइकन को, ये जो आइकन है, इस आइकन को आप अपने डेस्कटॉप पर रख लीजिए, इसको डेस्कटॉप पर रख लीजिए, क्योंकि जब कभी भी आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करना हो तो इसी आइकन पर आप क्लिक कर देंगे और पाइथन ओपन हो जाएगा। अब पाइथन की जो कोडिंग हम करते हैं, पाइथन की जो कमांड होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए दो तरीका होता है, और एक तरीका होता है उसको कहा जाता है इंटरैक्टिव मोड, और एक जो तरीका होता है इसको कहा जाता है प्रोग्राम मोड। एक इंटरैक्टिव मोड होता है और एक होता है प्रोग्राम मोड। ये दो मोड इसमें होता है, ठीक है। तो इंटरैक्टिव मोड क्या है और प्रोग्राम मोड क्या है, ये आप थोड़ा समझ लीजिए। जब आप पाइथन को ओपन करेंगे, पाइथन को जब आप ओपन करेंगे, पाइथन आइडियली का जो आइकन है उस पर जब क्लिक करेंगे तो पाइथन ओपन हो जाएगा, और जब पाइथन ओपन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ये इस तरह से आपके कंप्यूटर की स्क्रीन यहाँ पर ये दिखाई देगी। ऊपर इसका मेन्यू होगा, सबसे ऊपर इसका मेन्यू होगा पाइथन का, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे फाइल लिखा होगा, एडिट होगा, रन होगा, कई सारे इसमें ऑप्शन इस तरह से होते हैं, ठीक है। इस तरह से कई सारे ऊपर ऑप्शंस होते हैं, और इसके नीचे यहाँ पर उस पाइथन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी, और आप उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से ये ग्रेटर देन साइन तीन बार ये ग्रेटर देन साइन आपको मिलेगा। तो ये जो ग्रेटर देन साइन है इसको पाइथन प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है, पाइथन प्रॉम्प्ट, इसको पाइथन प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है। और यहां पर अगर आप पाइथन के किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसी को इंटरैक्टिव मोड कहा जाता है, इसी को इंटरैक्टिव मोड कहा जाता है, ठीक। अगर यहां पर कोई भी कमांड, पाइथन का कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये इंटरैक्टिव मोड होता है, और जिस कमांड को आप एग्जीक्यूट कराएंगे, यहाँ पर जिस कमांड को टाइप करके इंटर की प्रेस करेंगे, उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि अगर मान लो आप यहाँ पर टाइप करते हो प्रिंट, और इसके अंदर आप लिखते हो कंप्यूटर, आप इतना लिखते हो और इसके बाद इंटर की प्रेस करते हो। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करोगे तो ये कमांड, ये जो कमांड आपने यहाँ पर टाइप किया, ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये सिंपली कंप्यूटर को प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको इसी के ठीक नीचे इसका आउटपुट मिल गया कंप्यूटर, और ये प्रॉम्प्ट जिसको पाइथन प्रॉम्प्ट करते हैं, ये प्रॉम्प्ट आपको एक बार फिर से मिल जाए। ये है इंटरैक्टिव मोड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस मोड की लिमिटेशन, इस मोड की लिमिटेशन है, मोड की लिमिटेशन क्या है कि सिंगल कमांड तो इस मोड में एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहें तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, मतलब कि एक प्रोग्राम में कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं,
कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं और उन सभी स्टेटमेंट्स को एक साथ एग्जीक्यूट कराने की जरूरत होती है। तो यहां पर हम एक साथ सभी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। एक कमांड हम यहां पर टाइप करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, उस कमांड का रिजल्ट मिल जाएगा और फिर से प्रॉम्प्ट मिलेगा। फिर दूसरा कमांड यहां पर टाइप करेंगे तो उसका भी मिल जाएगा आउटपुट और फिर से हमको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो अगर प्रोग्राम बनाना हो, अच्छा तो इसका फिर यूज क्या है? ये तो लिमिटेशन हो गया, लिमिटेशन की बात हो कि सिंगल कमांड ही हम यहां पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इसका यूज क्या है? तो इसका यूज ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कमांड, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को चेक करना चाहें तो इस प्रॉम्प्ट पर उसको चेक कर सकते, इस प्रॉम्प्ट पर उसको चेक कर सकते। जैसे प्रिंट फंक्शन ही है, ये प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन को ही अगर आप चेक करना चाहें कि प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है तो आप यहां पर इसको चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये इंटरैक्टिव मोड का यूज है। ठीक। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को हम यहां पर एग्जीक्यूट नहीं कर। ठीक। तो अब अगर हमको प्रोग्राम बनाना होगा तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? प्रोग्राम बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जब आपको प्रोग्राम बनाना हो तो सबसे पहले आपको यहां पर फाइल पर क्लिक करना है, फाइल पर क्लिक, ठीक है। और फाइल मेनू पर जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन होगा और उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू फाइल, न्यू फाइल, और न्यू फाइल पर आपको क्लिक करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको? फाइल पर क्लिक करना। फाइल पर क्लिक करने के बाद क्या करना है? न्यू फाइल पर क्लिक करना। तो जब आप न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो सारी चीजें यहां पर आपको दिखाई दे रही थी वो सारी चीजें यहां से डिसअपीयर हो जाएंगी और एक एडिटर आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। एक एडिटर आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा इस तरह से। ये एडिटर होगा, ठीक। और इस एडिटर पर आपको अपना प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल, हम यहाँ पर एक प्रोग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो इस एडिटर पर हमने एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखा। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं a इक्वल 10, b इक्वल 20, c इक्वल a प्लस b और प्रिंट कराते हैं c को, प्रिंट c। ये 4 लाइन का एक छोटा सा प्रोग्राम, इसमें 4 लाइन है, 4 स्टेटमेंट्स है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो ये जो प्रोग्राम आप यहां पर टाइप कर रहे हैं, प्रोग्राम को टाइप करने के बाद सबसे पहले जब आप प्रोग्राम को टाइप कर ले तो सबसे पहले आपको उस प्रोग्राम को सेव करना होगा, सेव करना होगा, ठीक है। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे? तो सेव करने के लिए आपको फिर से एक बार फाइल पर क्लिक करना है, फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है। और फाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद उसमें कई सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेव, एक ऑप्शन मिलेगा सेव। तो सेव पर आपको क्लिक करना है और जब आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक छोटा सा यहां पर डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा और वहां पर आपको फाइल को सेव करना है, ठीक। आप वहां पर लोकेशन भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपनी फाइल को किस लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं। और अगर आप लोकेशन अगर डिसाइड नहीं करते हैं, लोकेशन अगर आप डिफाइन नहीं करते हैं तो फिर वो जो करंट डायरेक्टरी होती है उस करंट डायरेक्टरी में आपका फाइल सेव होता है, ठीक। तो सेव करने के लिए इसके पहले आप लोग क्लास वगैरह बहुत सारा कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो आपको फाइल सेव करने के बारे में मालूम होगा कि आपको एक फाइल नेम देना होता है, ठीक। और फाइल नेम देने के साथ साथ उसका फाइल का एक्सटेंशन भी आप देते हैं। तो यहाँ भी आप कोई फाइल नेम देंगे और फाइल नेम के साथ साथ
उसका एक्सटेंशन भी देंगे। और एक्सटेंशन क्या होगा, तो एक्सटेंशन होगा डॉट पी वाई, एक्सटेंशन होगा डॉट पी वाई। पी वाई का मतलब पाइथन, ठीक है। पी वाई इंडिकेट कर रहा है यहां पर पाइथन। बात समझ में आ रही है। फाइल नेम आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन क्या रहेगा, एक्सटेंशन रहेगा डॉट पी वाई, ठीक है। तो ये फाइल नेम, यहीं पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये आप फाइल नेम दे दिया। मान लीजिए आपने इसका नाम दे दिया सम, ये मान लो नाम दे दिया सम डॉट पी वाई। सब लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं, सब लोग अपने हिसाब से उसका नाम दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन सबका सेम रहेगा डॉट पी वाई। और उसके बाद यहीं पर आप देखेंगे एक सेव का बटन होगा, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोग्राम सेव हो गया। किस नाम से सेव हो गया, सम, ठीक है। अब आप देखेंगे तो अब आपको एक नई चीज मिलेगी, एक नई चीज मिलेगी। नई चीज क्या मिलेगी, ये जो यहां पर ये मेन्यू है, इसमें फाइल है, एडिट है, इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें एक नया ऑप्शन ऐड हो जाता है। कब ऐड होता है, जब आप अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते, किसी नाम से जब सेव कर लेते हैं, तो जब आप इसको किसी नाम से सेव कर लेते हैं तो आपको इसमें एक नया आइटम मिल जाएगा इस मेन्यू में, और वो होगा रन। रन का एक उसमें आइटम ऐड हो जाए, वो पहले से नहीं रहेगा। जब आप पहले इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे रन नहीं होगा, रन मेन्यू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे और प्रोग्राम लिखने के बाद जब आप उसको सेव करेंगे तो वो उसमें एक नया आइटम आ जाएगा, मेन्यू बार में एक नया आइटम आ जाएगा रन, ठीक है। अब आपको इस प्रोग्राम को रन कराना है, इसको रन कराना है। प्रोग्राम आपने बना लिया, प्रोग्राम बनाने के बाद आपने इसको सेव भी कर लिया। अब सेव करने के बाद आप इसको रन कराना चाहते हैं तो आपको रन वाले मेन्यू पर आपको क्लिक करना, रन के मेन्यू पर क्लिक करना, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका एक छोटा सा यहां पर पॉपअप मिल जाएगा, पॉपअप मेनू, ठीक है, जिसको ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। यहीं पर आपको मिल जाएगा, इसमें 2-3 ऑप्शन होगा, इसमें एक ऑप्शन होगा रन मॉड्यूल, ऐसे ये रन मॉड्यूल। तो अब आपको यहां पर रन मॉड्यूल पर क्लिक करना। बात समझ में आ रही है, किस तरह से आपको प्रोग्राम लिखना है। लिखने के लिए क्या करना है, आपको फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू फाइल मिल गया तो आपका एक एडिटर यहाँ पर सामने ओपन हो गया और उसमें आपने अपने प्रोग्राम को लिखा। प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको सेव करना होगा। सेव करने के लिए क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। फाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद उसमें ऑप्शन मिलेगा सेव का, सेव पर क्लिक करेंगे, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स नीचे आ जाएगा, वहां पर आपको फाइल नेम देना है। फाइल नेम देते समय आपको उसका एक्सटेंशन .py देना है, ठीक है। अगर आप कोई लोकेशन उसमें डिफाइन करना चाहते हैं तो फाइल को सेव करने का लोकेशन भी दे सकते हैं, और अगर लोकेशन आप नहीं देते हैं तो जो करंट लोकेशन होता है, जो करंट डायरेक्टरी होती है, उस करंट डायरेक्टरी में वो फाइल आपकी सेव हो जाती है। फाइल नेम देने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। और सेव होने के साथ साथ आप देखेंगे ये जो मेन्यू बार है, इस मेन्यू बार में एक नया मेन्यू उसमें ऐड हो जाता है, एक नया आइटम उसमें ऐड हो जाता है जिसका नाम होता है रन। अब आप अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। रन कराने के लिए क्या करना है, रन मेन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एक पॉपअप मेन्यू यहाँ पर आ जाएगा। इसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन होगा रन मॉड्यूल का, और रन मॉड्यूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, उसी स्क्रीन पर आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। प्रोग्राम यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा और आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिखाई
देगा। बात कुछ समझ में आई? कुछ प्रॉब्लम भी है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर जो फाइल का एक्सटेंशन py है, हाँ, किसी नाम के बाद जो की है, अगर डेट देते हैं एक पर्टिकुलर सिंबल के साथ और डॉट एक्सटेंशन लिखते हैं, ये जो है तो क्या फाइल सेव होगा? फाइल नेम में जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि फाइल नेम को हम अल्फाबेटिक फॉर्म में लिखते हैं, अंडर स्कोर का भी यूज कर सकते हैं, फाइल नेम के लिए डिजिट्स वगैरह का भी यूज करते हैं। तो आप कोई भी नाम वहां पर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन फाइल नेम देते समय एक बात हमेशा हमारे जहन में होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि फाइल नेम थोड़ा रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। सर कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं फाइल सेव करते वक्त, जैसे कि कोई हैशटैग या फिर कुछ भी डाल सकते हैं, उसे .py करके फिर सेव कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन फाइल नेम रिलेवेंट होना चाहिए। जेन्युइन तो नहीं कहेंगे, रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब कि जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं उससे अगर वो रिलेवेंट हो, उससे वो संबंधित फाइल नेम हो, ठीक है, तो कभी भी आप उस फाइल को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रोग्राम आपने किस लिए बनाया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाए हैं जो 2 नंबर का सम करने के लिए बनाए, तो इसका नाम हमने रख दिया सम। अगर मान लीजिए कि हम कोई यहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं फैक्टोरियल के लिए, तो उसका नाम हम फैक्ट रख देते या फैक्टोरियल रख देते, वो रिलेवेंट हो जाता। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई यहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं सम ऑफ डिजिट्स को फाइंड करने के लिए, सम ऑफ डिजिट्स को फाइंड करने के लिए, तो उसका नाम हम अगर एसओडी रख दें या सम ऑफ डिजिट रख दें, तो वो रिलेवेंट होगा कि उस फाइल नेम को अगर हम देखेंगे तो फाइल नेम को देख कर भी हम समझ जाएंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम या ये पर्टिकुलर फाइल किस लिए हमने बनाया है या किसी और ने किस लिए बनाया है। ठीक है? सर ये जो रन कमांड पर आप क्लिक करने बता रहे हैं, उस पर माउस को ले जाकर क्लिक करें, उसका कोई शॉर्टकट की है अगर हम कीबोर्ड से ही करना चाहें? हाँ बिल्कुल है, शॉर्टकट की है, बिल्कुल है। जो तो उसके लिए सर कौन सा शॉर्टकट? F5। F5। ठीक, अब इसके बाद जब आपको ये प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट करा लिया, ये प्रोग्राम आपने रन करा लिया, और उसके बाद अब आपको एक नया प्रोग्राम बनाना है, नया प्रोग्राम बनाना है। ये प्रोग्राम बन गया, प्रोग्राम को आपने सेव भी कर लिया। इन फ्यूचर कभी भी अगर आप इसको देखना चाहें तो आप उस फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। उसमें अगर आप कुछ और उसमें बढ़ाना चाहें, प्रोग्राम को थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसको अगर एक्सटेंड करेंगे फिर उसको सेव करना पड़ेगा, सेव करने के बाद फिर से आप उसको रन करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब अगर आप कोई नया प्रोग्राम बनाना चाहें तो आपको फिर से एक बार फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, और फाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू फाइल का। न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको ये पूरा एक एडिटर मिल जाएगा। ये एडिटर आपको यहाँ पर खाली मिल गया फिर से, और अब आप यहाँ पर कोई दूसरा प्रोग्राम बनाइए, कोई दूसरा प्रोग्राम टाइप करिए, और उसको टाइप करने के बाद फिर से उसको सेव करना है। कोई भी प्रोग्राम रन कराने से पहले आपको सेव करना होगा। सेव करते समय आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि फाइल का एक्सटेंशन .py होना चाहिए। फाइल नेम आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। फाइल को सेव करने के बाद फिर से आपको रन करना है, प्रोग्राम को रन करना है। रन करने के लिए आपको मालूम है कि आपको यहाँ पर रन मेन्यू पर क्लिक करना है। रन मेन्यू पर क्लिक करेंगे, उसका एक शॉर्टकट मेनू, पॉपअप मेनू वहाँ पर आ जाता है। उसमें से रन मॉड्यूल को क्लिक करना है। रन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे,
आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। बात सबको समझ में आई? ठीक है, तो ये आज की पहली क्लास थी। तो ये इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा बनाकर इसको आपको दिखाने का प्रयास किए हैं कि इस तरीके से होगा। अब आगे जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो ये वाला बात वक्त हम बनाएंगे नहीं आपके लिए, ठीक है? बस हम डायरेक्ट प्रोग्राम लिखेंगे। बस आपको समझना ये होगा कि हमको प्रोग्राम यहीं आकर टाइप करना है। जब आप कंप्यूटर पर जाएंगे तो वहीं पर आपको टाइप करना है। और साथ ही साथ अगर आप अपने मोबाइल पर भी चाहें तो मोबाइल पर भी पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। उसके लिए ऐप, कई सारे ऐप हैं पाइथन के, तो पाइथन के ऐप आप खोल लीजिएगा। आप अगर उसको मोबाइल पर डाउनलोड कर लेंगे तो आप मोबाइल पर भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं और इसके आगे कल की क्लास चलेगी हमारी, ठीक है? ऑनलाइन क्लास के लिए पहला एक्सपीरियंस, मेरा पहला क्लास है ऑनलाइन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।